दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन सरियलिस्ट ट्रैजिक कॉमेडी हॉरर फिल्म के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसी साल आई फिल्म बो इज अफ्रेड के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है आरी एस्टर ने। इसमें मेल लीड निभाया है वॉकिन फीनिक्स ने। आज मैं आपको इसकी कहानी समझाऊंगा जिससे आप इस कंफ्यूज कहानी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है एक हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम से, जहां मोना वॉशरमैन अपने बेटे बो को जन्म दे रही है। दबे हुए डायलॉग्स और बमुश्किल दिखाई देने वाले फुटेज के थ्रू ऐसा लगता है जैसे बो गिर गया है और मोना घबरा रही है क्योंकि बो रो नहीं रहा है। ये सीन बो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। डॉक्टर बो के बट पे थप्पड़ मारता है और वो रोना शुरू कर देता है। कहानी पहुंचती है प्रेजेंट में। बो अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर जेरेमी स्ट्रैंड से मिलने गया है और मोना के साथ अपने रिलेशनशिप पर चर्चा कर रहा है। बो अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पर मोना से मिलने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसके मन में इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो उसके साथ बड़े होने के बारे में अपनी फीलिंग्स पर डिस्कशन करता है, जिसमें उसके बार बार आने वाले सपने का जिक्र भी शामिल है, जहां मोना छोटे बो को नहाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ उसे कॉल कर रही है पर वो कॉल पिक नहीं करता। डॉक्टर स्ट्रैंड बो को उसकी एंजाइटी के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन देता है, इस हिदायत के साथ कि ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ लेना है। वो घर जाते हुए एक माँ और बच्चे की छोटी सी मूर्ति खरीदता है। बो पागलों और ड्रग एडिक्ट्स बेघर लोगों से भरे नेबरहुड में एक रनडाउन अपार्टमेंट में रहता है। उसका एरिया बहुत ही खतरनाक है। यहाँ लोग कुछ भी गलत करने से जरा भी नहीं हिचकते। जैसे उसके पड़ोस में एक डिरेंज न्यूड आदमी भी शामिल है जो रैंडम पैदल चलने वालों को चाकू मारता है। यहाँ अगर कोई छत से कूद भी रहा है तो लोग उसे बचाने की बजाय उसकी वीडियो शूट करने लगते हैं। इस केओस के बीच वो दौड़ते हुए घर पहुंचता है क्योंकि एक टैटू वाला सनकी आदमी उसका पीछा कर रहा है। स्ट्रीट्स में लाशें पड़ी हैं। उसका अपार्टमेंट एक स्टोर के ऊपर है जिसका नाम है इरेक्टस इजेक्टस और उसकी लॉबी भी भद्दी ग्राफिटी से भरी पड़ी है। सभी टेनेंट्स के घर के बाहर एक नोटिस लगा है, ब्राउन रेक्लूज मकड़ी से सावधान, क्योंकि ये जानलेवा है। फिर वो बेड पे जाने के लिए रेडी होता है और एक ड्रॉर से एक टीनेज लड़की की फोटो देखता है जिसका नाम एलेन है। फोटो रख के वो अपनी फ्लाइट से पहले सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक पड़ोसी तेज म्यूजिक बजाने लगता है और दूसरा पड़ोसी गलती से ये समझता है कि बो ही म्यूजिक बजा रहा है। इसलिए वो हर घंटे उसके दरवाजे के नीचे म्यूजिक की वॉल्यूम कम करने का वार्निंग नोट छोड़ देता है, जो धीरे धीरे अग्रेसिव होता जाता है। वो करवट बदल बदल के जैसे तैसे सो जाता है। बो अगले दिन दोपहर में लगभग 3:30 बजे उठता है, अपनी स्केड्यूल्ड फ्लाइट से लगभग 2 घंटे पहले। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला होता है, उसे एहसास होता है कि वो डेंटल फ्लॉस भूल गया है और जब वो वापस फ्रंट में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी की और लगेज किसी ने चुरा लिया है। बो ने मोना को अपनी सिचुएशन समझाने के लिए कॉल किया, लेकिन मोना को लगता है कि वो उससे मिलने ना जाने का सिर्फ बहाना बना रहा है। इन सब बातों की वजह से उसे एंजाइटी होने लगती है। लास्ट नाइट हुए अजीब इंसिडेंट्स की वजह से उसे लगता है कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला है। इसलिए वो दरवाजे के सामने सोफा रख देता है और वो एंजाइटी वाली दवा लेने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्डिंग में पानी बंद कर दिया गया है और जब उसे गोली के साथ पानी की जरूरत होती है तो वो पहले ही बिना पानी लिए गोली निगल चुका होता है। वो कैप्सूल उगलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो एंजाइटी में इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स तक देखने लगता है। वो बिल्डिंग का दरवाजा प्रॉप ओपन करने के लिए एक फोन बुक वहां फंसाता है ताकि वो पानी के लिए सड़क पार एक कन्वीनियंस स्टोर तक दौड़ सके और एक जरूरतमंद आदमी से बच सके। वो पानी के लिए क्रेडिट कार्ड से पे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कार्ड
डिक्लाइन हो जाता है। इस दौरान वो सड़क पर सभी लोगों को बिल्डिंग में इकट्ठा होते देखते हुए बेचैन होकर पानी के लिए पे करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो वापस आ पाता, वो बिल्डिंग के बाहर बंद हो जाता है। वो बाहर फायर एस्केप में बैठ जाता है और अंदर लोगों को शोरगुल से भरी पार्टी करते हुए देखता है। अगले दिन वो बिल्डिंग में फिर से एंटर करता है। क्योंकि सामने का दरवाजा टूट चुका है, वो टैटू वाले आदमी को बिल्डिंग में खुली ब्राउन रेक्लूज मकड़ी के गर्दन में काटे जाने के बाद मरा हुआ पाता है, जिसकी वार्निंग सभी के डोर्स पर लगाई गई थी। वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और देखता है कि उसमें तोड़फोड़ की गई है, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। फिर वो मोना को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी यूपीएस वर्कर फोन का जवाब देते हुए कहता है कि उसे यहाँ ये फोन और शैंडिलियर गिरने की वजह से मोना का सर धड़ से अलग मिला। वो ये सब सुन के सदमे में आ जाता है। उसे ये सब सुन के बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तभी उसके बाथरूम से पानी बह के बाहर आ जाता है और वो अंदर जाके नल को बंद करता है और वो नहाने की कोशिश करता है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके सर पर कुछ टपक रहा है। वो ऊपर देखता है कि एक घुसपैठिया खुद को छत पर होल्ड किए हुए है और उसका पसीना बो पर गिर रहा है। वो बो को डेस्परेटली देखता है, लेकिन जब एक मकड़ी उसके चेहरे पर रेंगती है तो वो डर जाता है। घुसपैठिया बो के साथ टब में गिर जाता है, जिससे वो ऑकवर्डली रोल होने लगते हैं और एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बो न्यूड ही अपार्टमेंट से बाहर सड़क पर भाग जाता है। बाहर उसे वही न्यूड सन की आदमी मिलता है जिसकी खबर उसने न्यूज चैनल पर सुनी थी। जहाँ एक पुलिस ऑफिसर बंदूक की नोक पर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे भाग जाता है और फिर एक गाड़ी से टकरा के उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रात में एक नदी और सितारों से भरे आसमान और वही पुराना सपना देखने के 2 दिन बाद एक कपल रॉजर और ग्रेस के घर में कोमा से बाहर आता है। वो उसी कार को चला रहे थे जिसने बो को टक्कर मारी और वो उसके वुंड्स की देखभाल के लिए उसे अपने घर ले आए। यहाँ उसे ग्रेस से ये पता चलता है कि उसका सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, बल्कि उसे असॉल्ट भी किया गया था। उसी न्यूड आदमी ने उसके पेट और उसके हथेली में चाकू से गहरा वार किया था और क्योंकि उसका पति रॉजर एक सर्जन है, इसलिए उसी ने उसके वुंड्स की ड्रेसिंग भी की थी। वो अपनी ब्रैकी टीनेजर बेटी टोनी के साथ रहते हैं। साथ ही उनके घर में जीज नाम का एक मेंटली अनस्टेबल वेटरन आदमी भी साथ रहता है, जिसने उनके जंग में शहीद हुए बेटे के साथ आर्मी में सर्व किया था। वो अपने परिवार के वकील डॉक्टर कोहेन से कांटेक्ट करता है, जो मोना के मरने के 2 दिन बाद कांटेक्ट करने के लिए बो को बहुत सुनाता है। वो बो को इन्फॉर्म करता है कि मोना की बॉडी को अभी दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे दफनाते वक्त बो वहां मौजूद रहे। बो रॉजर और ग्रेस से उसे घर पहुंचाने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वो उनके साथ ही रहे। क्योंकि उसके पेट पे लगा घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो अपनी माँ को याद करके रोने लगता है और टोनी इसे घर में से रिकॉर्ड कर रही होती है। वो परिवार के साथ रहना जारी रखता है और रॉजर बो को घर जाने में देरी करने के लिए अपने रीजंस बताता रहता है कि उसने पहले ही काफी सर्जरी पोस्टपोन कर दी है और अब वो और डिले नहीं कर सकता। वैसे भी बो के वुंड से स्टिचेस खुल गए हैं और इस हाल में उसका ट्रैवल करना सेफ नहीं है। वहीं ग्रेस बो को नजर रखे जाने के बारे में सटल हिंट्स देती है, जैसे नैपकिन पर स्टॉप इंक्रिमिनेटिंग योरसेल्फ, यानी खुद को दोषी ठहराना बंद करो लिखकर। रॉजर और ग्रेस वहां से चले जाते हैं। बो अपनी माँ के लॉयर मिस्टर कोहेन को कॉल करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे खिड़की से एक आदमी नजर आता है। बो बाद में टोनी के कमरे में जाता है और अपनी माँ के बारे में न्यूज ढूंढने के लिए उसके लैपटॉप पर नजर डालता है। एक न्यूज रिपोर्ट उसकी मौत को कंफर्म करती है, जिसमें एक हाईली सक्सेसफुल सीईओ और बिजनेस वुमन की तरह उसकी लेगेसी पर रिपोर्ट की गई है। वो फिर एक औरत को देखता है जिसे वो कभी जानता था। उसका नाम है एलन ब्रे, जो मोना के लिए काम करती थी। ये वही एलेन है जिसकी फोटो उसके ड्रॉर में रखी थी और इसी वजह से वो लैपटॉप पर उल्टी कर देता है और ये चीज टोनी देख लेती है। टोनी फ्रस्ट्रेशन में
बो को अपनी दोस्त लिज के साथ उसे उसके घर छोड़ने को कहती है, क्योंकि वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि बो ने उसका कमरा कब्जा लिया है। लेकिन वो बो को 3 अलग अलग ड्रग्स के साथ जॉइंट स्मोक करने के लिए मजबूर करते हुए बस पहले ब्लॉक के चारों ओर ड्राइव करते रहते हैं। वो तब तक स्मोक करने से मना करता है जब तक कि वो उसकी वीडियो बना के धमका नहीं देते कि वो ये वीडियो दिखा के सबको ये कहेंगे कि बो ने उनको नुकसान पहुंचाया है। वो जॉइंट स्मोक करता है और उसके फैले धुएं से वो यंग मोना को अपने बगल में देखकर हेलुसिनेट करता है। यहाँ से हम उस फ्लैशबैक में पहुंचते हैं जब बो एक टीनेजर था। यहाँ पहली बार वो एलेन से मिला था। वो और उसकी मॉम तब छुट्टियां मनाने एक रिजॉर्ट में रह रहे थे। उसे एलेन पसंद आ जाती है। वो साथ में वक्त बिताते हैं और इसी रिजॉर्ट में वो दोनों अपना पहला किस करते हैं। यहीं एलेन की माँ उसे बो के साथ देख लेती है। मिडनाइट में एलेन की माँ उसे अपने साथ जाने के लिए मजबूर करती है, इसलिए वो बो के कमरे में भाग के जाती है और मोना के सामने ही उसे किस करने लगती है। साथ ही वो दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ सेक्स करने के लिए खुद को बचाने का प्रॉमिस करते हैं। ये सब देख के मोना कुछ हैरान सी नजर आती है। टोनी के चिल्लाने और नखरे करने की वजह से घर में बो के जागने से ये फ्लैशबैक इंटरप्ट होता है। जब बो को घर ले जाने की तैयारी हो चुकी होती है, रॉजर घर से निकलने से पहले गार्डन में कुछ बारबेक्यू ग्रिल का प्लान करता है और यहाँ उसकी हेल्प करने से पहले ग्रेस बो को टीवी रिमोट देके एक और सटल हिंट देती है कि चैनल 78 देखो। यहाँ उसे पता चलता है कि उसे एक छिपे हुए कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। तभी टोनी उसे अपने भाई के पुराने कमरे में ले आती है और उसे दीवारों पर पेंट करने के लिए पेंट की एक बाल्टी देती है। वो दीवार पर पेंट से बो का नाम लिखती है और बो ये सब देखकर तब तक कंफ्यूज सा रहता है जब तक टोनी की हालत खराब नहीं हो जाती और वो ये नहीं कहती कि बो उसके भाई की जगह ले रहा है। वो ये चाहती है कि वो उसके साथ पेंट पिए। टोनी ब्लू कलर का पेंट पीती है और वहीं मर जाती है। ग्रेस अंदर आको पेंट से सने कपड़े पर टोनी की बॉडी को पकड़े देखती है। जब टोनी सीपीआर से भी नहीं जागती तो वो गुस्से में ये मान लेती है कि इसका जिम्मेदार बो है। बो घबरा जाता है और ग्लास डोर तोड़ के घर से दूर जंगल में भाग जाता है। ग्रेस जीव्स को बो को ढूंढने और उसे देखते ही मारने का ऑर्डर देती है। बो कुछ वक्त के लिए अंधेरे जंगलों में भटकता है और फिर वो एक यंग प्रेग्नेंट औरत पेनेलोप को वहां चलते और गाते हुए देखता है। बो उससे मदद मांगता है और वो उसे अपने प्ले ट्रूप द ऑर्फेन्स ऑफ द फॉरेस्ट नाम की जर्नी करने वाले थिएटर आर्टिस्ट के बीच ले जाती है। वहां जाते वक्त हमें पेड़ पे 3 साइंस लिखे दिखाई देते हैं। नथिंग टू एक्सेस, नो दाई सेल्फ और फॉलो एवरी रेनबो टिल यू अचीव योर ड्रीम। वो उनका एक प्ले देखने के लिए बैठता है जिसमें एक यंग आदमी अपने माँ बाप की मौत के बाद जिंदगी जीने का वर्णन करता है। हीरो की जर्नी की डिटेल दी जाती है जिसमें उसकी जिंदगी कई बदलावों से गुजरती है। तभी एक एंजल आती है और उससे खुश होके उसे नई जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। जैसे ही वो हीरो कुल्हाड़ी से अपनी जंजीरें काटता है, वो उसमें अपने आप को देखने लगता है। यहाँ से शुरू होता है एक स्टोरी बुक जैसा रास्ता। वो पहले अलग अलग मौसमों में हजारों मील पैदल सफर करता है, अनगिनत विलेजेस से गुजरता है और एक गांव में उसे आखिरकार एक अपनेपन की फीलिंग होती है। वो वहां काम करना शुरू करता है, एक खाली प्लॉट पे अपना घर बनाता है, खेती करता है और उसी से जिंदगी गुजर बसर भी करता है। उसके दोस्त बनते हैं और फिर उसे एक औरत मिलती है और दोनों एक दूसरे के लिए डीपली परवाह करते हैं। वो शादी करते हैं, खुशियां बढ़ती हैं, उनके 3 बेटे होते हैं। वो उन्हें अपना काम सिखाता है, वो बड़े होते हैं और काइंड और एम्बिशियस बनते हैं। वो ये सब अपने थेरेपिस्ट को भी बताता है। और एक दिन एक तूफान में उसका घर तबाह हो जाता है और बाढ़ में वो अपने परिवार से अलग हो जाता है। वो उन्हें ढूंढता है पर वो उसे महीनों तक नहीं मिलते। फिर भटकते हुए वो एक अजीब से शहर पहुंचता है जो कुछ न कुछ उसके अपने नेबरहुड जैसा है। यहाँ उसे गलत इल्जाम लगा के जेल में डाल देते हैं। वो वहां से भागने में कामयाब होता है। उसके इस एडवेंचर को
सालों साल बीत जाते हैं जिसमें कई हाई और लोज होते हैं। वो उस हद तक अपनी फैमिली की तलाश करता है जहां वो ये सोचने लगता है कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। और एक दिन वो कोलैप्स हो जाता है। वो रोता है। एंजल उसे समझाती है। फिर ओल्ड बो उठता है और एक प्रेजेंट जैसी सेटिंग में कुछ दूर चलने के बाद अपने बेटों से मिलता है जो स्टेज से प्ले कर रहे हैं। इससे बो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोना उसे बताती है कि उसकी फैमिली के आदमियों में एक जेनेटिक हार्ट मर्मर कंडीशन है जिससे व्हाइल हैविंग सेक्स उन सभी की मौत हो जाती है। इसलिए बो ने फिजिकल कांटेक्ट से परहेज किया था। अगर ऐसा है तो ये तीनों आखिर पैदा कैसे हो सकते हैं? फिर वो तीनों बो से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि उनके ग्रैंडफादर की मौत आखिर हुई कैसे। तभी वो अपने इस ड्रीम से जागता है। पेनेलोप उससे पूछती है कि सब ठीक है। फिर वो उसे वही माँ और बच्चे की मूर्ति देता है जो उसने शुरुआत में खरीदी थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। तभी उसके पीछे बैठा अजीब आदमी उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैं तुम्हारी माँ के लिए काम करता था। उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। वो उसके फादर को भी जानता है। कुछ मोमेंट्स बाद जीव्स वहां पहुंच जाता है और बो पर गुस्से में हमला करना शुरू कर देता है। वो लीड एक्टर को चाकू से मार देता है और कुछ लोगों को ग्रेनेड से उड़ा देता है। इसी बीच कोई जीव्स को लात मारता है जिससे वो खुद नीचे गिर जाता है और हाथ मुड़ने की वजह से खुद को ही गोली मार लेता है। इस वजह से वो वहां से भागने में सफल हो जाता है। दरअसल जीव्स ने बो को एक जीपीएस ट्रांसमीटर के थ्रू ढूंढा था जो उसके शू में फिट था। मरने से पहले जीव्स उसे इनकैपेसिटेट यानी डिसेबल कर देता है जिससे उस ट्रांसमीटर से स्मोक निकलता है और उसकी वजह से बो वहीं गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ फिर से उसे नहाने वाला और पनिशमेंट रूम वाला यानी एटिक वाला ड्रीम दिखाई देता है। बो को एक ड्राइवर वहां से पिक करता है और उसे उस होम टाउन में ले जाता है जिसका नाम मोना के नाम पर रखा गया है। वो अपनी माँ के घर जाता है और देखता है कि वो फ्यूनरल के लिए लेट हो चुका है। यहाँ उसे सेम वैसी ही बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है जिसका मिनिएचर उसने प्रेग्नेंट लेडी को दिया था। घर में एंटर करके वो अपनी माँ का बिना सर वाला शरीर देखता है जिसे कैस्केट में दफनाने के लिए तैयार किया गया है। बैकग्राउंड में लॉयर की फ्यूनरल में दी गई स्पीच की रिकॉर्डिंग चल रही है कि कैसे मोना अपने बेटे के लिए इतनी डेडिकेटेड थी और वो फिर भी फ्यूनरल में नहीं पहुंच पाया। वो नीचे उतरते हुए दीवारों पर लगी कई सारी फोटोज देखता है जिसमें काफी उसके यूथ की हैं, लेकिन यही उसकी उस वक्त की एक फोटो भी है जब उसने की खोने के बाद अपनी माँ को कॉल किया था। यहाँ हम देखते हैं कि MW बिलबोर्ड, पोस्टर, इक्विपमेंट्स, फ्रोजन फूड्स, रेजर एक्सेट्रा के बॉक्सेस और बाकी जगहों पर दिखाई देता है। ये एक पावरफुल कॉरपोरेशन है और यही नहीं, जिस जगह वो रहता है वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसे हाल ही में MW ने खोला है, जिससे हमें मोना की कंपनी की ग्रोथ का पता चलता है। यहीं मोना का एक एम्प्लॉइज कोलाज से बना पोर्ट्रेट होता है जिसमें बो को जॉर्ज, एलेन, टैटू वाला पड़ोसी, इन सभी की फोटोज नजर आती हैं। वहीं एक झपकी लेने के बाद बो जागता है और देखता है कि एलेन फूल रखने के लिए घर पर आई है और वो कमेंट करती है कि मोना पर उसके कुछ पैसे अभी भी बकाया हैं। जब वो जा रही होती है बो उसे रोकता है और बताता है कि वो कौन है, क्योंकि एलेन ने इमीडिएटली उसे नहीं पहचाना था। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसने उससे कहा कि वो उसका इंतजार कर रही थी। दोनों इंटीमेट होने के लिए ऊपर जाते हैं। बो पहले क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन एलेन तब तक इंटरकोर्स जारी रखती है जब तक कि वो ऑर्गेज्म के बीच में बो के ऊपर अकड़कर मर नहीं जाती है। वो उसे मरा हुआ देख के घबरा जाता है। तभी बो को एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उससे बात कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि मोना है जो अभी भी जिंदा है। जब मोना अपने बेटे से बात कर रही थी तो उसने अपने कुछ एम्प्लॉयज को एलेन की बॉडी को कमरे से बाहर ले जाने को कहा। यहाँ वो खुलासा करती है कि ना सिर्फ उसने अपनी झूठी मौत की कहानी रची बल्कि वो पूरे वक्त बो पर नजर रख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा करता आया है, जिससे मोना
डिसअपॉइंटेड फील करती है। बो ने उसे लगातार 2 साल एक ही सीडी गिफ्ट की और वही ने अपने हाई स्कूल चांसलर को भी दी, यानी मोना की इससे ज्यादा कुछ इज्जत नहीं है। बो ने उसे किचन सेट टब गिफ्ट में दिया जिस वीक उसने कुकिंग छोड़ने का फैसला लिया, और यही नहीं, जब वो बिल्कुल छोटा था तब उसने मोना का दूध तक नहीं पिया। वो हमेशा ऐसा ही करता आया है। चाबी वाली बात भी बहाना था, वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, बल्कि मोना को हैरानी तब होती अगर वो यहाँ उससे मिलने आ जाता। यहाँ हमें पता चलता है डॉक्टर स्ट्रैंड भी उसके लिए काम कर रहा था और वो बो के साथ अपने सेशंस रिकॉर्ड करता था। बो पूछता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मोना कहती है, तुमने जो भी मेरे बारे में कहा, तुम्हें वो सब कहने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था, तो अब बात को घुमाओ मत। बो का कहना है कि वो जानता था कि मोना ने उसकी मौत का नाटक रचा था, क्योंकि उसने जो बॉडी देखी थी उस पर एक बर्थ मार्क था जिसे उसने पहचान लिया कि वो उनकी पुरानी नौकरानी का था। इस पुरानी नौकरानी को ही मोना ने अपने बिहाफ पे मरने के लिए कन्विंस किया था, जिसका फायदा फाइनेंशियली उसकी पूरी फैमिली को हुआ। मोना ने बो पर उससे प्यार ना करने और ना मिलने के लिए बहाना बनाने का इल्जाम लगाया। सडनली उसे कुछ याद आता है और वो पूछता है, मेरे फादर की मौत कैसे हुई? वो उसे जबरदस्ती उस एटिक में ले जाती है जिसमें वो बचपन में जाने से डरता था। तब इसका नाम सीक्रेट पनिशमेंट रूम था। वहां बो की मुलाकात उसके असली फादर से होती है, एक बहुत ही कमजोर बूढ़ा आदमी जो उसकी तरह दिखता है, और पलक झपकते ही हम उसके बगल में एक जायंट पीनी शेप्ड मॉन्स्टर को देखते हैं और शायद ये उसका फादर है। इसके बाद अचानक जीव्स एटिक की खिड़की से अंदर घुसता है। वो पीनिस मॉन्स्टर के बॉल्स पर गोली चलाता है और चाकू से उसे स्टैब करता है। मॉन्स्टर अपने एक पैर से जीव्स के सर पर अटैक करता है और उसकी मौत हो जाती है। बो डर के सीढ़ियों से नीचे भागता है और मोना से पैरों में गिर के माफी मांगता है। वो बाद में उसे और ज्यादा परेशान करती है और उसे बताती है कि वो हमेशा उससे नफरत करती थी। बो बात करते करते अचानक मोना का गला घोटना शुरू कर देता है, फिर होश में आके उसे छोड़ भी देता है और हैरान होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। छूटते ही मोना उसी हालत में एक एम्प्टी ग्लास एक्वेरियम पर गिर जाती है। ऐसा लगता है कि अब वो सच में मर चुकी है। वो वहां से बाहर भागता है और किनारे पर उसे एक बोट नजर आती है। वो बोट लेकर सी में जाता है। वो एक केव से होते हुए काफी दूर निकल जाता है और उसे लगता है कि वो आजाद है, पर एक जगह उसकी बोट रुकती है और लाइट्स ऑन होती हैं। वो ऑडियंस से भरे एक अरीना में पहुंच जाता है। मोना डॉक्टर कोहन के साथ वहां आती है और बो पर मुकदमा चलाती है। वो यहाँ बड़ी स्क्रीन्स पर बो की लाइफ की बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं, जिससे बो एक बुरे बेटे की तरह दिखने लगता है। इसमें बो डक्स और थेरेपिस्ट की फिश को खाना खिलाते दिखता है, लेकिन वो टैटू वाले आदमी यानी एक इंसान की मदद नहीं करता। लॉयर फिर बो की 9 साल की सर्वेलेंस वीडियो दिखाता है, जिसमें मोना मॉल में बो के कहीं खो जाने की वजह से काफी परेशान होती है और ये सब वो पिलर के पीछे से छिपकर देख रहा होता है। फिर एक 15 साल की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स को मोना की गैर मौजूदगी में उसके रूम से उसके अंडरगारमेंट लेने देता है। वो खुद को डिफेंड करता है कि उन्होंने उसे प्रेशराइज किया था, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि बो के पास एक डिफेंस अटॉर्नी मौजूद तो है, लेकिन उसे मोना के एम्प्लॉयज में से एक आदमी ऊपर से नीचे फेंक देता है और एक रॉक पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। बो को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया और इस मोमेंट पर उसे पता चलता है कि उसके पैर बोट के अंदर चिपके हुए थे। हालांकि वो मोना से उसकी मदद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब वो देखता है कि बोट की मोटर में आग लग गई है तो वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। मोटर फट जाती है और बोट पलट जाती है। ऐसा लगता है कि पानी के अंदर बो स्ट्रगल कर रहा है और मोना और डॉक्टर कोहन के चले जाने के बाद बोट हिलना बंद हो जाती है। अरीना धीरे धीरे खाली होने लगती है। लगता है कि बो की मौत हो चुकी है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।